आज की इस गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, मेरा मतलब है, आज डिकोड करने के लिए हमारे पास कोई 100 पन्नों की लंबी चौड़ी रिसर्च रिपोर्ट या कोई भारी भरकम आर्टिकल नहीं है। जी। बल्कि आज हम एक बेहद दिलचस्प विजुअल इमेज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी तस्वीर जो देखने में तो शायद एक साधारण पोस्टर जैसी लगे, जी। पर असल में इसके अंदर हमारी साइकोलॉजी और भावनाओं का एक पूरा नक्शा छिपा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कंसेप्ट को इमोशनल गाइडेंस स्केल कहा जाता है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इस इमेज का एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक लंबा सा वर्टिकल चार्ट जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ इशारा करता हुआ एक बड़ा सा तीर बना है। हाँ, एक एरो। हाँ, इस तीर में रंगों का एक बहुत ही खूबसूरत ग्रेडियंट है। ये बिल्कुल नीचे एक बहुत ही गहरे डार्क लाल रंग से शुरू होता है और जैसे जैसे ये तीर ऊपर बढ़ता है, ये लाल रंग धीरे धीरे नारंगी में बदलता है, फिर बीच में आकर एक हल्के पीले रंग में तब्दील हो जाता है और फिर सबसे ऊपर हरा रंग आ जाता है। बिल्कुल, सबसे ऊपर जाते हुए ये एक चमकीले सुकून देने वाले हरे रंग में बदल जाता है। इस पूरे तीर के साथ साथ नीचे से लेकर ऊपर तक इमोशंस की यानी भावनाओं की एक लंबी लिस्ट दी गई है। तो आज का हमारा मिशन इसी भावनात्मक सीढ़ी को डिकोड करना है। ये वाकई बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि ये विजुअल सिर्फ भावनाओं की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है जिसे बस ऊपर नीचे लिख दिया गया हो। ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड हायरार्की है, एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगर हम इसके विजुअल संकेतों पर ध्यान दें, जैसे कि रंगों का धीरे धीरे बदलना और तीर की दिशा, तो ये हमें बताता है कि एक मेंटल स्टेट से दूसरी स्टेट में इंसान का ट्रांजिशन कैसे होता है, यानी एक भावना से दूसरी भावना में जाना। जी। हर एक रंग और हर एक भावना अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग ऊर्जा को दर्शाती है। ये चार्ट असल में हमें दिखाता है कि कोई इंसान किस तरह एक गहरे भावनात्मक गड्ढे से निकलकर ऊपर एक आज़ादी और सुकून भरी स्टेट तक पहुंच सकता है। लाल रंग जो अक्सर खतरा, अलर्ट या फिर एक तरह के ब्लॉकेज का संकेत होता है, और इस बिल्कुल निचले पॉइंट पर जो भावनाएं हैं वो हैं फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डेस्पेयर और पावरलेसनेस, यानी डर, शोक, अवसाद और असहायता। ये सुनने में ही कितनी भारी और गहरी लगती हैं। हाँ, एक तरह का पूरा अंधकार है यहाँ। लेकिन जैसे ही हम इससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो वहां आती है जेलसी, उसके ठीक ऊपर रिवेंज और फिर एंगर, यानी ईर्ष्या, बदला और गुस्सा। बिल्कुल। ये सभी भावनाएं अभी भी उसी लाल जोन में ही हैं। लेकिन सच कहूं तो इनका क्रम देखकर मुझे एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे समाज में अक्सर गुस्से को या बदले की भावनाओं को बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और गलत माना जाता है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो फिर इस स्केल के मुताबिक पावरलेसनेस या डिप्रेशन से उठकर एंगर या रिवेंज तक जाना, एक ऊपर की तरफ उठना कैसे हो सकता है? मतलब क्या ये चार्ट एक तरह से टॉक्सिक बिहेवियर को प्रमोट नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर एक इंसान जो दुखी है, अगर वो उठकर गुस्सा करने लगे तो क्या वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अगर हम इसे ऊर्जा के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल प्रोग्रेस है। ऊर्जा के नजरिए से? हाँ, जब कोई इंसान गहरे डिप्रेशन या पावरलेसनेस में होता है तो उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती, वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। एक तरह से हार मान लेता है। बिल्कुल। उस स्थिति में इंसान में बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, जब उसी इंसान को किसी बात पर गुस्सा आता है या वो किसी और को देखकर जलसी महसूस करता है तो उसके अंदर अचानक से एक एक्टिव एनर्जी आ जाती है। हाँ, एक तरह का स्पार्क आ जाता है। सही कहा। कम से कम उसके अंदर एक चाहत जन्म लेती है कि उसे भी वो चीज चाहिए जो किसी और के पास है। गुस्से में एक आग होती है, एक हरकत होती है। अच्छा। इसलिए मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो डिप्रेशन की शून्य ऊर्जा की तुलना में एंगर एक प्रोग्रेस है, क्योंकि अब उस इंसान ने बिल्कुल शांत और बेबस होकर बैठने के बजाय कुछ महसूस करना और अपने हालात के खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। यानी वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। जी, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इंसान अपनी बेबसी को तोड़ने के लिए ही गुस्से का सहारा लेता है। ओके, ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब अगर कोई इंसान सालों से किसी ऐसी नौकरी में फंसा है जहां उसकी कोई कदर नहीं है और वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है, तो जिस दिन उसे अपने बॉस पर या हालात पर भयंकर गुस्सा आता है, वो दिन असल में उसके लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो गुस्सा ही उसे वहां से बाहर निकलने का कदम उठाने पर मजबूर करेगा। एकदम सही उदाहरण दिया आपने।
वो गुस्सा उसे उस गहरे लाल रंग की सुन्न अवस्था से बाहर निकालकर एक काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। हालांकि लक्ष्य हमेशा गुस्से में रहना नहीं है, लक्ष्य बस उस सुन्नपन को तोड़ना है। तो एक बार जब वो गुस्से की आग लग जाती है और इंसान बेबसी से बाहर आ जाता है, तो फिर वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। हाँ, चार्ट में हम देखते हैं कि तीर अब थोड़ा ऊपर बढ़ता है और लाल रंग धीरे धीरे नारंगी जोन में बदल रहा है। इस ऑरेंज हिस्से में जो भावनाएं आती हैं वो हैं डिस्करेजमेंट, उसके ऊपर ब्लेम, फिर वरी और डाउट। और इसके ठीक ऊपर आते हैं डिसअपॉइंटमेंट, ओवरवेल्म और फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन। ये हिस्सा पढ़ते हुए लग रहा है कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबसे ज्यादा समय शायद इसी जोन में बिताते हैं। हाँ, ये बहुत आम भावनाएं हैं। ट्रैफिक जाम का फ्रस्ट्रेशन, मेल्स का ओवरवेल्म। हाँ, पर ये भी तो नेगेटिव भावनाएं है ना? ये भावनाएं अवनी भी नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम गहराई में जाए तो इनकी डेंसिटी, इनका वजन उस सबसे निचले हिस्से जैसा भारी नहीं है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई डर या निराशा में होता है तो वो टूट चुका होता है, पर जब इंसान फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में होता है तो वहां एक टकराव होता है, एक फ्रिक्शन महसूस होता है। और फ्रिक्शन का मतलब है कि मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए ब्लेम को ही ले लीजिए। दोष लगाना असल में क्या है? किसी और पे उंगली उठाना। हाँ, पर मनोवैज्ञानिक रूप से ये अपनी असहायता से निकलकर अपने गुस्से को किसी बाहरी चीज पर थोपने का एक तरीका है। ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि इंसान खुद को पूरी तरह से फेलियर न माने। अच्छा, और वरी और डाउट का क्या? मुझे अक्सर लगता था कि चिंता करना या खुद पर शक करना एक ही बात है। दोनों में एक बहुत ही बारीक फर्क है। वरी यानी चिंता में इंसान का दिमाग लगातार किसी बुरी घटना की कल्पना कर रहा होता है। वो पूरी ऊर्जा के साथ एक नेगेटिव आउटकम पर फोकस कर रहा होता है। लगातार बुराई सोच रहा है। जबकि डाउट या संदेह में इंसान उस चीज के होने या ना होने के बीच झूल रहा होता है। डाउट थोड़ी हल्की भावना है, मतलब उसमें थोड़ा खुलापन आ गया है। जी। ये दिखाता है कि दिमाग अब किसी एक नेगेटिव नतीजे पर फिक्स नहीं है। नारंगी रंग इस बात का प्रतीक है कि आग अब भड़क नहीं रही है, बल्कि वो सुलग रही है और अब यहां से किसी भी दिशा में जा सकती है। इंसान बस हालात से जूझ रहा है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो, इंजन आवाज कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, पर गाड़ी अभी स्मूथली चल नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद हम चार्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे क्रिटिकल मोड पर आते हैं। फ्रस्ट्रेशन के बाद आता है पेसिमिज्म, और उसके ठीक ऊपर एक ऐसी फीलिंग आती है जो चार्ट के बिल्कुल बीचों बीच है, और वो है बोर्डम। जी, बोर्डम। ये हिस्सा हल्के पीले रंग में दर्शाया गया है। बोर्डम को यहाँ बिल्कुल सेंटर में देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। आमतौर पर तो बोरियत को बस एक खाली वक्त या कुछ ना करने वाली स्थिति माना जाता है। तो क्या खाली बैठकर रविवार की दोपहर को छत को घूरना असल में एक प्रोग्रेसिव स्टेप है? ये इस पूरे स्केल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। बोर्डम चार्ट के बिल्कुल बीच में है, येलो जोन में। इसको एक न्यूट्रल टर्निंग पॉइंट या एक ब्रिज की तरह देखा जा सकता है। एक ब्रिज की तरह? हाँ, चलिए इसे उसी गाड़ी वाले उदाहरण से समझते हैं। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है या पेसिमिज्म में होता है तो वो लगातार एक नेगेटिव दिशा में एक्सेलरेटर दबा रहा होता है। सही बात है। लेकिन जब वो बोर होता है तो इसका मतलब है कि उसने वो नेगेटिव फोर्स, वो रेजिस्टेंस लगाना छोड़ दिया है। यानी गाड़ी अब न्यूट्रल गियर में आ गई है। बिल्कुल। उबाऊपन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां कोई टकराव नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये एक ब्लैंक स्लेट जैसा है। वाओ, ये वो जगह है जहां नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से रुक जाती है। बिना इस न्यूट्रल पॉइंट पर आए सीधे फ्रस्ट्रेशन से छलांग लगाकर खुशी में पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। हमारा सिस्टम ही ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। पीला रंग वैसे भी एक तरह की हल्की रोशनी और क्लैरिटी का प्रतीक माना जाता है। दिमाग खुद को रीसेट कर रहा होता है यहाँ। यहाँ ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बोर्डम वाले इस न्यूट्रल ब्रिज को पार करते ही हमारा तीर अब सीधे हरे रंग में प्रवेश कर चुका है। जी। एक बहुत ही सुकून भरा और फ्रेश हरा रंग। और बोरियत के तुरंत बाद जो सबसे पहली फीलिंग आती है वो है कंटेंटमेंट, संतोष। एक तरह का संतोष या ठहराव। पर यहाँ भी एक डिबेट हो सकती है। आजकल के इस तेज तर्रार और एम्बिशियस दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि अगर इंसान कंटेंटेड हो गया तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्या संतोष का मतलब हार मान लेना या सेटल हो जाना नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि कंटेंटमेंट का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। कंटेंटमेंट का असल मतलब है वर्तमान स्थिति के साथ शांति बना लेना। लाल और नारंगी जोन में इंसान लगातार हालात से लड़ रहा था।
हरे जोन में आकर वो लड़ाई खत्म हो जाती है। वो शांत हो जाता है। हाँ, इंसान की सांसें गहरी हो जाती हैं, उसका नजरिया बड़ा हो जाता है। जब दिमाग शांत होता है तभी उसमें नए आइडियाज आ सकते हैं। हरा रंग प्रकृति, विकास और आगे बढ़ने का प्रतीक है। ये तो है। जब कोई शांत और संतुष्ट होता है तभी उसके अंदर किसी नई चीज के लिए पैशन पैदा हो सकता है, जो कि इस चार्ट में संतोष के ठीक ऊपर है। हाँ, अब मैं कनेक्शन देख पा रहा हूं। बिना संतोष के इंसान जो भी करेगा वो फ्रस्ट्रेशन से करेगा। बिल्कुल। लेकिन संतोष के बाद जो पैशन आता है वो पॉजिटिव होता है, और उसी पैशन के बाद तीर और ऊपर जाता है। इंथुजियाज्म, ईगरनेस और हैप्पीनेस, उत्साह, आतुरता और खुशी जी। और इसके ठीक ऊपर है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और बिलीफ। ये हिस्सा पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी बंद कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गई हों और ताज़ी हवा अंदर आ रही हो। इस हरे हिस्से में भावनाएं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव महसूस होती हैं। इंसान सिकुड़ने के बजाय विस्तार महसूस करता है। हाँ, एक आज़ादी सी लगती है। उसका विश्वास सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी बढ़ जाता है। वो अब सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर क्रिएशन मोड में आ चुका है। क्या बात है। और जब वो क्रिएशन मोड पूरी तरह एक्टिव हो जाता है तो हम पहुंचते हैं इस चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरफ, एकदम शिखर पर। हाँ, सबसे ऊंचा पॉइंट, जहां पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के ठीक ऊपर आता है होपफुलनेस, फिर उसके ऊपर ऑप्टिमिज्म, और उसके बाद इस लंबे तीर के बिल्कुल सिरे पर सबसे टॉप पर जो लिस्ट दी गई है उसमें कई सारी फीलिंग्स को एक ही लेवल पर रखा गया है। जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावरमेंट, फ्रीडम और लव, आनंद, प्रशंसा, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और प्रेम। ये सबसे चमकीला हरा हिस्सा है। इन सबको एक ही पायदान पर क्यों रखा गया है? पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी सुप्रीम सकारात्मक भावनाएं हैं। इन सभी को एक साथ रखने का मतलब है कि जॉय, लव, फ्रीडम और एम्पावरमेंट ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही ऊंचाई पर वाइब्रेट करते हैं। यानी इन्हें अलग नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। जब कोई इंसान सच्ची खुशी महसूस करता है तो वो अंदर से पूरी तरह मुक्त यानी आजाद महसूस करता है। जब वो स्वतंत्र होता है तो वो खुद को एम्पावर्ड महसूस करता है। सब जुड़ा हुआ है। और यही स्थिति सच्चे प्रेम की भी होती है। सच्चा प्रेम या एप्रिसिएशन कभी भी घुटन या डर के साथ नहीं आ सकता। बिल्कुल। वो हमेशा आजादी और खुशी के साथ आता है। बिल्कुल। ये इमोशनल स्केल की आखिरी मंजिल है। ये दिखाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ सतह पर खुश दिखना नहीं है, बल्कि इस मुक्त और शक्तिशाली अवस्था को प्राप्त करना है जहां सारी पॉजिटिविटी एक साथ अलाइन हो जाती है। तो इन सबका आखिर क्या मतलब है? मतलब ये स्केल विजुअली बहुत सुंदर लग रहा है, इसका मनोवैज्ञानिक क्रम भी गहराई से समझ में आ गया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस चार्ट का क्या प्रैक्टिकल उपयोग है? इसे देखकर हम क्या सीख सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इस चार्ट की सबसे बड़ी वैल्यू इसके विजुअल सीक्वेंस में छिपी है। ये चार्ट हमें एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्रैक्टिकल सीख देता है कि भावनाओं का बदलाव धीरे धीरे होता है, किसी मैजिक ट्रिक की तरह अचानक नहीं। बिल्कुल। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे अक्सर टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है। हाँ, जहां लोग हर बात पर बस पॉजिटिव सोचो कहने लगते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान किसी गहरे सदमे में है, अवसाद में है या कोई भारी नुकसान झेल रहा है तो लोग अक्सर उसे तुरंत कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बस खुश रहो, जो कि बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। लेकिन ये चार्ट साइंटिफिकली सिखाता है कि कोई भी इंसान डिस्पेयर के गाढ़े लाल रंग से सीधे जॉय या लव के चमकीले हरे रंग पर छलांग नहीं लगा सकता। नामुमकिन है ये इंसान के नर्वस सिस्टम के लिए असंभव है, और ऐसी उम्मीद रखना या किसी पर ऐसा दबाव डालना उस इंसान के अंदर और ज्यादा हताशा और गिल्ट पैदा करता है। ये बात एकदम सही है। ऐसा कहना कि बस मुस्कुरा दो कभी काम नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस इंसान की असली तकलीफ को ही नकार दिया हो। इससे तो वो इंसान और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। सही कहा। इसलिए इस स्केल का उपयोग करके हम अपनी और दूसरों की वर्तमान स्थिति को पहचान सकते हैं और खुद के साथ थोड़ी नरमी से पेश आ सकते हैं। अगर कोई लगातार चिंता या वरी के जोन में है तो उसका लक्ष्य सीधे जॉय या आनंद नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य अगला छोटा और रियलिस्टिक कदम होना चाहिए। यानी वरी से निकलकर बस किसी तरह बोर्डम या एक न्यूट्रल स्टेट तक पहुंचना। हाँ, बिल्कुल।
और जब दिमाग शांत होके बोर्डम में आ जाए तो वहां से धीरे से कंटेंटमेंट की तरफ बढ़ना। स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किसी को भी अपनी स्थिति समझने और खुद पर कम दबाव डालने में मदद करता है। इस स्केल का काम हमें ये बताना है कि हम चाहे जिस भी सीढ़ी पर खड़े हों, हमारा लक्ष्य एक लंबी छलांग लगाना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास करना है। बिल्कुल सही। ये तो वाकई बहुत ही सुलझी हुई बात है। इसने भावनाओं के इस पूरे कॉम्प्लेक्स सफर को कितना आसान और तार्किक बना दिया है। इस गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें तो आज इस एक विजुअल चार्ट ने हमें इंसानी दिमाग के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है। जी। सबसे निचले लाल रंग की गहराई, जहां बेबसी और शोक का पूरा अंधेरा है, वहां से एक चिंगारी के रूप में गुस्से का उठना। फिर नारंगी जोन की उलझनों और फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हुए पीले जोन की उस खाली और शांत स्लेट तक पहुंचना, और अंत में हरे रंग की उस आजादी, उम्मीद और प्रेम तक का जो ये सफर है, ये वाकई एक सीढ़ी की तरह है। इसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि इस सफर में हर भावना का अपना एक तय स्थान है, एक मकसद है। बिल्कुल। कोई भी फीलिंग बेकार या अननेचुरल नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक चेन बनाती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल उठता है जिसे इस चर्चा के बाद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो क्या है? अगर इस चार्ट के हिसाब से अवसाद और असहायता के बिल्कुल गाढ़े लाल रंग से बाहर निकलकर उस आज़ादी भरे हरे रंग तक पहुंचने के लिए रास्तों में गुस्सा, ईर्ष्या और फ्रस्ट्रेशन जैसी मंजिलों से गुजरना ही पड़ता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन भावनाओं को इंसानियत ने हमेशा से बुरा या नकारात्मक समझा है, वो असल में उस सच्ची खुशी और आज़ादी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी मील के पत्थर है? वाह! क्या गुस्सा होना या हताश होना सच में कोई बीमारी या बुराई है, या फिर ये सिर्फ अंदर उबल रही और ऊपर उठने की कोशिश कर रही एक रुकी हुई ऊर्जा का नया रूप है जो बेबसी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए छटपटा रही है? क्या जबरदस्त विचार है। सच में, क्या वो चीजें जिन्हें हम हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, वही हमारे बाहर निकलने का रास्ता हो सकती हैं? क्या गुस्सा भी एक सीढ़ी हो सकती है सुकून तक पहुंचने की? सोचने वाली बात है। ये सवाल वाकई सोचने के पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है। हम सभी सुनने वालों को आज इसी गहरे विचार के साथ अकेले में सोचने के लिए छोड़ते हैं। इस सफर में अपनी भावनाओं को पहचानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि इस सीढ़ी पर हम कहाँ खड़े हैं और अगला मुमकिन कदम क्या हो सकता है। आज इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर